आगरा में यमुना नदी और ताजमहल से तो आप सब परिचित हैं ही, पर इसी आगरा में गंगा जल प्रवाहित करने वाला तो कोई आधुनिक भगीरथ ही होगा। क्या बात है। जी हां, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। आगरा में गंगा जल लाने वाले यमुना जी को प्रदूषण मुक्त कराने के भगीरथ प्रयत्न में जुटे और स्वदेशी गोवंश की रक्षा जैसे हमारे सनातन मूल्यों के प्रतिपादन हेतु प्रयासरत लगभग 90 वर्ष के उस युवा का नाम है रमन जी। यमुना जी के तट पर बने ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा में शुद्ध गंगा जल उपलब्ध होना सचमुच अविश्वसनीय परंतु सत्य की श्रेणी में ही आएगा। जो हरिद्वार में गंगा जल मिलता है वही आपको आगरा में मिलेगा। इस पॉइंट पे, इनलेट पॉइंट पे कोई भी फर्क नहीं है। जो हरिद्वार में गंगा जी का पानी है वही पानी यहाँ पे आपको मिलेगा। आगरा में गंगा जल लाने में लगभग 90 वर्ष के समाजसेवी रमन जी का अहम योगदान रहा है। तो उन्हीं से सुनिए कि कहां से, कैसे और कितना गंगा जल पहुंच रहा है आगरा। पाइपलाइन परड़ा फॉल्स से बुलंदशहर जिले में शुरू होती है और वो अलीगढ़ मथुरा होते हुए आगरा 130 किलोमीटर की लंबाई है और 150 क्यूसेक पानी परड़ा से आता है, जिसमें 10 क्यूसेक मथुरा के लिए छोड़कर 140 क्यूसेक आगरा के लिए एयरमार्क किया गया और आगरा आ रहा है। आगरा में सिकंदरा के पास बने वाटर वर्क्स 2 में बुलंदशहर से लाए गए गंगा जल को अनिवार्य शोधन के पश्चात लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर आने के बाद पॉली और एलएम की मिक्सिंग की जाती है। उस मिक्सिंग चैम्बर से होता हुआ पानी इस तीनों क्लैरिफ्लोकुलेटर में जाते हुए ये जो आप देख रहे हैं ये संगम से होता हुआ ये सीधा फिल्टर हाउस में चला जाता है। यहाँ पे रैपिड सेंटर फिल्टर द्वारा इसका फिल्ट्रेशन होता है। तत्पश्चात यह पानी क्लोरीनेशन रूम में जाके क्लोरीन की मिक्सिंग के पश्चात पब्लिक को सप्लाई कर दिया जाता है। आगरा में गंगा जल वाली इस सच्चाई के पीछे लगभग 15 वर्षों का अथक प्रयास है। 2005 में इसकी कवायद शुरू हुई थी। 2007 में भारत और जापान सरकार के सहयोग से 2,887 करोड़ रुपयों का फंड मिला। फिर करीब एक दशक के प्रयास के बाद 2019 में गंगा जल आगरा पहुंचा। उस दौरान रमन जी मुस्तैदी से जुटे रहे। इसके लिए कई बार एनजीटी सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन कराना पड़ा और उसके बाद प्रभु कृपा से 2000 जैसा आपने देखा 2019 में ये पानी मथुरा और आगरा दोनों जगह आ गया। इस गंगा जल परियोजना के पीछे लोग रमन जी के प्रयासों का लोहा मानते हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डीपीआर बनाने से लेके, जो उनका काम नहीं था, डीपीआर बनाए जाने से लेके रूट वगैरह पूरा कहाँ से पाइपलाइन डाली जाए, कहाँ है। रमन जी उन दिनों में घूमते थे जब गंगा जल दूर दूर तक अता पता नहीं था। आगरा में गंगा जल लाने में रमन जी का जो योगदान है उसके बारे में मुझे कुछ कहना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा प्रयास रहा है। इस पृष्ठभूमि में अगर रमन जी को आगरा का भगीरथ कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। कूड़ा कचरा प्रबंधन और गंदा पानी या प्रदूषित तत्वों का निस्तारण आज शहरों की एक बड़ी समस्या है। 70 एकड़ में फैला यह कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड रमन जी की पहल पर बीते 12 सालों से उस समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वह भी लगभग निःशुल्क। जो आगरा दीदारे ताज के लिए देश दुनिया से सैलानियों को आकर्षित करता है, वही आगरा प्रदूषित पानी से बीमार भी है। इसके निदान के लिए भी रमन जी ने एक प्राकृतिक पहल की है।
आगरा के ककरेटा इलाके में 2010 में 70 एकड़ में एक कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का निर्माण करवाकर यह 17 मीटर ग्रेडियंट यानी ढलान के साथ यमुना नदी से करीब 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे प्राकृतिक जल शोधन होता है। यहाँ सारे मिक्स नाले हैं, सीवर, ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब 8-9 नाले यहाँ आते हैं, जो इस नालों को जगह जगह एज इज वेयर इज के आधार पर हमने उसका जगह जगह उनका निर्माण किया है, जो फिल्टर्स बनाए हैं। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सींच करके हमने ये पौधे लगाए थे, बाद में मतलब अब तो बहुत अच्छी हरियाली है। साल 2010 में यहाँ बीज विधि से 20,000 वृक्षारोपण हुए थे, जिनमें 18,000 वृक्ष आज भी उपलब्ध हैं। जल शोधन की यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल प्राकृतिक है। प्रकृति अपना काम चाहे हम करें न करें सदैव करती रहती है। हम गंदगी कर देंगे, वो उसको प्रकृति साफ करती रहती है। जो नालों का गंदा पानी आता है उसको रोक करके और पाइपों के द्वारा होल होते हैं पाइपों में, और उसमें कोयला, कंक्रीट और बालू, बोल्डर वगैरह डाल करके और पानी ऊपर से गिरता है, जब पाइपों में होके छन के निकलता है तो वो शुद्ध हो जाता है। सुनिए कि प्राकृतिक जल शोधन करने वाला यह कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड अधिक प्रचलित STP या सूएज डिस्पोजल प्लांट से कई गुना बेहतर क्यों है? ये इसलिए बेहतर है कि इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो STP के मुकाबले हार्डली 20% से भी कम होगी, और इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी 10% से कम होगी। पर आगरा के दूषित जल के सामने ककरेटा का यह कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड फिलहाल ऊंट के मुंह में जी रहा है। आगरा का कुल दूषित जल करीब 280 mld यानी मिलियन लीटर्स पर डे है, जबकि इस वेटलैंड के जरिए मात्र 10 mld का ही फिल्ट्रेशन हो पाता है। इसलिए रमन जी अब इस वेटलैंड के विस्तार में जुटे हैं। लगभग 70 एकड़ में बना हुआ है, और अब प्रभु कृपा से ये 700 एकड़ पूरा ब्लॉक जो है बायोडायवर्सिटी पार्क में कन्वर्ट होने जा रहा है, जिसकी DPR बन गई। भविष्य में इस कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड के विस्तार की प्रक्रिया के साथ ही रमन जी के पास एक तात्कालिक सुझाव भी है। इसको दूसरे जो STPs हैं उसमें भी इसको एसिमिलेट किया जा सकता है, उसके लिए भी प्रयासशील हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ इसका निर्माण किया जा सकता है। ककरेटा वेटलैंड है, ये एक मॉडल है अपने आप में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ये कहना है कि ये एक मॉडल बन सकता है, और ये एक बिजनेस मॉडल, एक प्रॉफिटेबल मॉडल भी बन सकता है। आगरा को दूषित जल से मुक्त कराने के ककरेटा के इस कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड जैसे रमन जी के सकारात्मक प्रयास देश दुनिया के लिए अवश्य ही अनुकरणीय उदाहरण हैं। आगरा और आसपास के इलाकों में एक बहुत बड़ी समस्या है यमुना जी का प्रदूषण। इसके समाधान के लिए भी रमन जी के पास एक ऐसी अद्भुत योजना है कि दिल्ली से लेकर आगरा ही नहीं बल्कि इटावा तक मात्र 5 सालों के भीतर ही यमुना जी प्रदूषण से मुक्त होने लगेंगी। इस सपने को साकार करने में अब वो पूरी मुस्तैदी से जुटे भी हैं। पहला प्रश्न यह कि किस आधार पर और कैसे यमुना जी को प्रदूषण मुक्त करने की रमन जी की यह योजना फलीभूत होगी? ये कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड के आधार पर जहाँ जहाँ साइट स्पेसिफिक जगह हैं, स्टडी कराने के बाद वहाँ अगर हम इसे बना दें तो यमुना के पानी में अब तो NGT के ऑर्डर हैं कि नदी के फ्लड प्लेन और नज़दीकी एरिया में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जा सकते हैं, रिवाइंस में। मतलब यह कि यमुना जी के दोनों तरफ रिवाइंस या खादर में वेटलैंड्स और बायोडायवर्सिटी पार्क्स की मदद से यमुना जी की सफाई संभव है। जहाँ भी संभव है वेटलैंड बन जाएंगे, जहाँ संभव नहीं है वहाँ उसको वेटलैंड सहित पार्क बन जाए, बायोडायवर्सिटी पार्क बन जाएंगे, और उसके बाद जो पानी ज़मीन का भी बढ़ेगा, शुद्ध होगा, ज़मीन के नीचे का भी बढ़ेगा, शुद्ध होगा, और ये जमुना का भी पानी शुद्ध होगा। यमुना के कायाकल्प की यह योजना दिल्ली से इटावा तक करीब 300 किलोमीटर की है।
इसमें से ताजमहल के पास 400 एकड़ इलाके की डीपीआर तैयार भी है, पर राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते काम शुरू नहीं हो पा रहा। और अगर काम शुरू हुआ तो स्वच्छ यमुना का सपना साकार हो सकता है। अगर हम जिस परिकल्पना से चल रहे हैं उतने टाइम में काम होता रहा, अगर शासन या न्यायालय का कोई निर्णय इसके विपरीत नहीं आ गया, तो ये 5 साल में शुरुआत हो जाएगी कि यमुना का पानी आप नहाने और पीने योग्य पा सकेंगे। वैसे स्थानीय अधिकारियों के साथ रमन जी का तालमेल बना रहता है। हमारा जलकल विभाग जो है, जहाँ कहीं भी परेशानी में या किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतों में, या ज़्यादा बेहतर कहेंगे कि विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाने में रमन जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब आशा है राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति के पुष्ट होने की, ताकि 5 साल में यमुना के कायाकल्प की रमन जी की यह प्रस्तावित योजना अवश्य फलीभूत हो। रमन जी का पूरा व्यक्तित्व ही मानो सनातन संस्कृति और संस्कार में रचा बसा है। देसी गोवंश की रक्षा के उद्देश्य से संचालित यह गौशाला उसी भाव की एक वानगी है। रमन जी हमारी सनातन संस्कृति के आलंबन को ही हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए एकमात्र उपाय मानते हैं। भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय आयुर्वेद की परंपरा और भारतीय गौवंश, ये ही एकमात्र बचे हुए साधन है जो विनाश की ओर दौड़ती हुई मानवता को बहुत बड़ा संबल दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। इन्हीं सोच के साथ रमन जी इस गौशाला के संचालन से भी जुड़े हैं। आगरा पशु क्रूरता निवारण समिति के अंतर्गत 2002 से यह गौशाला चल रही है। यहां 80 से ज्यादा गौवंशों की देखभाल की जाती है। यह गौशाला भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। इससे जुड़कर रमन जी एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। उसकी चेयरमैनशिप उस तत्कालीन कमिश्नर ने मुझे ऑफर की थी, तो चूँकि मेरी छोटी बहन ने विवाह नहीं किया था, सामाजिक और गौ कार्यों में जुड़ी हुई थी, इसलिए वो उसकी चेयरपर्सन बनी और उसका पिछले कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ट्रस्टियों ने मुझे उसका कार्यभार सौंपा। हाँ, रमन बाबू जी के उसमें गौशाला अच्छी हमारी चल रही है, देखभाल उनकी अच्छी है। सुनिए परोपकार से सनी हुई रमन जी की यह सकारात्मक सोच। अगर प्रभु कृपा रही तो आने वाले 1 साल 1.5 साल में जो समाज से हमको 17-18 लाख रुपए मिलते हैं, वो गौशाला से कमा करके हम स्वावलंबी बना दें उसको, और दूसरी गौशालाओं को उस पैसे से ट्रेनिंग दें कि वो भी स्वावलंबी बने। करीब 3 एकड़ में फैले इस गौशाला परिसर में गोवंशों की देखभाल के साथ ही प्राकृतिक खेती भी की जाती है, यानी हमारी पारंपरिक गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था के एक पहलू का सफल प्रतिपादन। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे रमन जी ने केवल अपनी सकारात्मक सोच और चंद देसी नुस्खों से कैंसर जैसी असाध्य माने जाने वाली बीमारी से स्वयं को पूरी तरह ठीक कर लिया। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काश हर भारतीय बच्चे को अपने माता पिता के वैसे उच्च संस्कार मिलें जैसे रमन जी को मिले। इनका निजी जीवन भी कर्तव्य परायणता और सामाजिक सरोकार का अद्भुत संगम रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जन्मे रमन जी के माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। पिताजी 7 बार स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, माताजी 5 बार गई जेल। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई उसका कुछ भी स्वीकार नहीं किया।
न कोई कंसेशन, न कोई पेंशन, न कोई चीज़। निस्वार्थ सामाजिक सरोकार ऐसा कि आजादी के बाद भी रमन जी के पिता विनोबा भावे के आंदोलनों से जुड़े रहे। आज़ादी के बाद विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में 2 बार शराबबंदी आंदोलन में कांग्रेस के राज्य में जेल गए। रमन जी के पिता बाल मुकुंद भल्ला ने अंग्रेजों के जमाने में ही 1922 में आगरा आयरन फाउंडर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। उस विरासत को संभालते हुए आजादी के बाद रमन जी ने इस भवन से उसका सुचारू संचालन किया, पर चंद स्वार्थी तत्वों के चलते अब यह बंद है। यही वो जगह है जो मैंने औद्योगिक संगठनों के कार्य को प्रारंभ किया था, जहाँ से शुरू किया था, और आज दुर्भाग्य से वो स्थिति है कि इसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है। इस बीच स्वभाव से परोपकारी रमन जी ने गंभीर बीमारी से जूझती अपनी पत्नी की सेवा करते समय करीब 40 वर्ष पूर्व पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की ओर रुख किया। 50 साल की उम्र पर मैंने अपने सोच को बदला और तब से मैं आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा और भारतीय जीवन पद्धति उसके आधार पर कर रहा हूँ। और इसी कारण प्रभु कृपा से 88 वर्ष की उम्र में भी मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल स्वस्थ हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा का चमत्कारिक प्रभाव तब देखने को मिला जब रमन जी ने स्वयं को प्रोस्टेट कैंसर से उबारा, वो भी लगभग बिना एलोपैथी के। मुझे करीब 1.25 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। मेरा PSA 900 था और मैंने 3 महीने उसी भारतीय संस्कृति के अनुसार केवल जौ की रोटी, जौ का दलिया, सत्तू वो खाया और नमक, चिकना, खट्टा, मीठा सारा बंद कर दिया और देसी गौवंश का गौमूत्र लिया और उससे मैं रिवाइव हुआ। बीते 4 दशकों के अपने प्राकृतिक एवं पारंपरिक चिकित्सा के अनुभव के आधार पर अब उसी चिकित्सा पद्धति से रमन जी जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज भी करते हैं। रमन जी की 7 संतानें हैं, 2 बेटियां और 5 बेटे, पर अपने नाम पर उनकी कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। जहां आवश्यकता हुई वहीं टिक जाते हैं, जैसे फिलहाल अपनी बड़ी बेटी के साथ रहते हैं। समर्पित सामाजिक सरोकार युक्त निस्वार्थ सेवा में लगभग 90 वर्ष की अवस्था में भी रमन जी अनवरत जुटे हैं। बात समस्या की नहीं बल्कि समाधान की होनी चाहिए। इसी सोच के साथ रमन जी जल्दी ही ताज ट्रेपेजियम अथॉरिटी से जुड़े कुछ अहम मुद्दे NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने लाने वाले हैं। पर्यावरण सेवा और जल शोधन के अपने लंबे अनुभव और शोध के आधार पर। तो भविष्य में क्या-क्या और करने की बात सोची आपने? भविष्य उज्जवल दिखता है कि जो पौधे लगाए थे वो प्रभु कृपा से पककर फल देने लगने की संभावना हो गई है। और बायोडायवर्सिटी पार्क बनता है या यहाँ STTZ में आगरा में कुछ सुधार होता है, पानी का, हरियाली का, पेड़ों का, तो वो मेरा लक्ष्य है। किसी भी प्रॉब्लम का स्थानीयकरण, स्थानीय संस्करण होता है, तो ये बड़ी बड़ी नीतियाँ जो बनी हैं एनवायरनमेंट की और ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूशन वगैरह की, उनका स्थानीयकरण रमन जी की मेहनत से ही हुआ। पर्यावरण, जल तथा कचरा प्रबंधन के क्षेत्रों में विलक्षण योगदान देने वाले रमन जी आगरा के सीवेज, पेयजल एवं कचरा निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1999 में गठित कमेटी के बीते 22 साल से सदस्य हैं। साथ ही आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर सहित कुल 10,400 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र के प्रबंधन हेतु 1996 में गठित ताज ट्रेपेजियम अथॉरिटी में भी इन्हें नामित किया गया है। फिर भी इन्हें NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ रहा है। अगर कोर्ट का निर्देश मिले या थोड़ी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो, जो है बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसको टेप नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप चूंकि टैप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप NGT जा रहे हैं? इसलिए NGT जाना पड़ रहा है। अपने व्यापक अनुभव और शोध के आधार पर आगरा में रमन जी के अनेकों सकारात्मक पहल लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। रमन जी जो है वो एक गांधीयन स्टाइल
अर्बन चेंजर है, उनने आगरा में काफ़ी काम किया एनवायरनमेंट के लिए और सिटी का सुधार के लिए। मैं अपने पिताजी को कर्मयोगी के तौर पे देखता हूँ और मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को मुझ समेत उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आमतौर पर रमन जी पुरस्कारों और सम्मानों से दूर रहते हैं और विशेष आग्रह पर ही चंद समारोहों में शिरकत करते हैं। जैसे इसी साल के शुरू में दिल्ली के मेरिडियन होटल में आयोजित EY फॉर EV इंडिया समिट 2023 में मिला ग्रीन प्लैनेट अवार्ड और इसी वर्ष भारत यूरोप जल तकनीक सहयोग पर अलीगढ़ में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में विशेष अतिथि। लगभग 90 वर्ष की अवस्था में भी युवा जोश से लबरेज रमन जी की ये कहानी निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों में सकारात्मक बदलाव की लौ जलाती रहेगी। यमुना जी और ताजमहल की नगरी आगरा में गंगा जल लाने वाले समर्पित पर्यावरण प्रेमी और जल शोधन विशेषज्ञ रमन जी के व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हो आप खुद को बोलने से नहीं रोक पाए होंगे। क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।